जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम लोग विज्ञान के अंतर्गत एक भौतिक विज्ञान का टॉपिक है गति एवं विराम, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि टॉपिक में ही लिखा हुआ है गति, तो गति का मतलब क्या होता है, यहीं से शुरुआत करें। गति को अंग्रेजी में मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोशन। और मोशन का मतलब होता है, अगर कोई स्थिर वस्तु है तो जो ये स्थिर वस्तु है इसको विरामावस्था से स्टार्ट कर दे, मतलब शुरू कर दें, यानी उसकी स्थिति को बदल दे। जब आप किसी स्थिर वस्तु की स्थिति को बदल देते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु क्या है, वह वस्तु गति की अवस्था में है। समझ में आया? तो परिभाषा चलिए लिख लेते हैं। यदि किसी वस्तु के सापेक्ष यदि किसी वस्तु के सापेक्ष किसी स्थिर वस्तु को समय के साथ अपने स्थान को बदलना, अपने स्थान का बदलना कहा जाता है कि वस्तु गति की अवस्था में है। ठीक? कोई भी वस्तु हो, अगर वह समय के साथ अपने स्थिरता में बदलाव कर रही है तो उसे क्या कहा जाएगा कि वह वस्तु किस अवस्था में है? गति की अवस्था में है। यहाँ जो दूसरा है विराम, विराम किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु अपनी स्थिर न बदले, अगर अपनी स्थिरता को नहीं बदलता है तो क्या कहा जाता है कि वस्तु हमारी कैसी दशा में है? वस्तु हमारी विराम अवस्था में है। चलिए नेक्स्ट, विराम। विराम को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रेस्ट। परिभाषा क्या लिखें? जब कोई वस्तु समय के साथ वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे कहा जाता है वस्तु विराम अवस्था में है। वस्तु विराम अवस्था में है। तो आप लोग समझ गए विराम क्या है, गति क्या है। कोई वस्तु चल रही है तो वो गति की दिशा में है, कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, स्थिर है, तो वो क्या होता है? विराम अवस्था में है। साथियों, एक गति होती है जिसे हम आप कहते हैं वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं? वृत्तीय गति उसे कहते हैं जब कोई वस्तु कोई वृत्ताकार मार्ग पे, मान लीजिए आपकी वस्तु ए वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है, तो जो इसकी गति है, ये गति कौन सी गति कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। एक समान चाल से चले, ध्यान ये देना है कि अगर इसने V से शुरू किया तो एक समान चाल से अगर कोई वस्तु गति करती है तो उसे क्या कहा जाएगा? समरूप वृत्तीय गति। समरूप
वृत्तिगत। अगर असमान चाल से चले तो विरूप, क्या कह सकते हैं, विरूप। तो आप समझ रहे हैं, अगर कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसे कौन सी गति कहा जाएगा, वृत्ति गति। लेकिन अगर वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड समान वेग से कर रहा है क्या गति, तो उसे क्या कहेंगे, वृत्ति गति। ठीक, एक चीज इसमें जो नोट करने वाला पॉइंट है वो ये है कि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदलती रहती है। वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की जो दिशा होती है बदलती रहती है। वेग की दिशा बदलती रहती है, बदलती रहती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कोणीय वेग। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। जो कोणीय वेग होता है उसको समझ लीजिए। अगर कोई पथ वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तो उसे कौन सी गति कहा जाता है। मान लीजिए आपका ए वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, उसे कहा जाता है कौन सी गति, कि ये वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो वृत्तीय गति कर रहा है, इसका जो वेग है उस वेग को क्या कहा जाएगा, कोणीय वेग। यानी वृत्ताकार मार्ग पर कोई भी वस्तु गति कर रही है तो उस समय जो उसका वेग होगा वो कौन सा वेग कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका कोणीय वेग। ठीक, लिख लीजिए, इसको लिखना है तो वृत्ताकार मार्ग पर वस्तु द्वारा गति करने पर वृत्ताकार मार्ग पर वस्तु द्वारा गति करने पर जो वेग उत्पन्न होता है उसे कोणीय वेग कहा जाता है। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। इसकी परिभाषा हम लोग इस कंडीशन में भी दे सकते हैं कि वृत्तीय गति करने वाली कोई वस्तु अगर दिए गए समय अंतराल में जितने कोण घूम जाती है, अब यहाँ कोण का घूमना क्या कहलाएगा, विस्थापन। क्यों, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो जितने कोण घूम जाती है वही कहलाता है क्या, विस्थापन। उसे क्या कहते हैं, जितने कोण घूमती है उसे क्या कहेंगे, कोणीय वेग कहेंगे। कोणीय वेग का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, कोणीय वेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। जो कोणीय विस्थापन है, पहले कोणीय वेग का सूत्र लिख लें। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। कोणीय विस्थापन जो है, कोणीय विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, समय अंतराल सदिश और अदिश नहीं होता है, और जो आपका कोणीय विस्थापन है ये सदिश राशि है। अगर कोणीय विस्थापन सदिश राशि हो गया तो कोणीय वेग भी कैसा हो जाएगा, कोणीय वेग भी एक सदिश राशि होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लीजिए कोणीय वेग के बारे में।
ये जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग अगर यहां से कोई केंद्र से p दूरी पे है, कितने दूरी पे है p, तो ये जो केंद्र से जो p दूरी है, ये दूरी क्या कहलाई, त्रिज्या। और ये यहां से S1 डिस्टेंस तय करी और तय करके कहां पहुंच जाती है, यहां पर, जिसको हम लोग कहते हैं P2। ये P1 है, P2। और फिर यहां से, तो यहां कुछ कोण बन रहा है, और फिर यहां से चल रही है, यहां पहुंच रही है S2 स्पीड से, तो यहां भी कुछ कोण बन रहा है कि नहीं। तो जो कोण बन रहा है, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। अगर यहां से देखिए तो आपका ये क्या हुआ, एक चाप ही तो हुआ। ये दूरी फिगर समझिए, जो ये दूरी है ये वाली, ये दूरी आपकी क्या हुई, एक चाप ही तो हुई। ये पॉइंट, क्योंकि एक यहां से है और एक यहां से, यहां भी थीटा बन रहा है, यहां भी थीटा, तो ये दूरी आपकी क्या हुई, एक चाप ही हुई, चाप बटे त्रिज्या। और चूंकि दो कोण हमने लिया है तो दो दूरी हो जाएगी, तो θ2 माइनस θ1 बराबर चाप क्या है, चाप आपका S1 एक बार लिया है और एक बार S2। अब यहां देखिए, एक बार चाप हमारा क्या है S1 और दूसरा चाप क्या है S2। तो यहाँ पर हम लोग बड़े से छोटे में लिखते हैं, तो S2 माइनस S1 बराबर, दोनों की त्रिज्या तो सेम ही है। देखिए O है, O से P और चाहे O से S P2, दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम ही तो है। चाहे ये दूरी देखें, चाहे ये दूरी, तो त्रिज्या क्या हो गई, R। तो आपका अगर इस θ2 माइनस θ1 को डेल्टा थीटा कर दें तो डेल्टा थीटा होता है, और S2 माइनस S1 को हम लोग डेल्टा S कर दें तो डेल्टा थीटा बराबर होता है डेल्टा S बटे R। और यही क्या है, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय होता है, लेकिन समय की जगह यहाँ क्या है, त्रिज्या। चूंकि बात यहाँ पर वृत्त की हो रही, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। एक बार हमने S1 दूरी तय कराई और दूसरी बार S2, P1 से फिर इस पॉइंट पे पहुंचे, फिर यहां से चूंकि यहाँ थीटा कोण बना, फिर यहां से यहां आए S2 पॉइंट। तो जो हमने दूरी तय की, एक बार S1 एक बार S2, वो दूरी आपकी चाप हो गई। क्यों, क्योंकि देखिए जो कंडीशन है इस ढंग से है, इस ढंग से, तो S1 और S2 यही किया। अब आप समझिए, अगर ये केंद्र है P1 और P2 ये है, तो ये आपका क्या हुआ, वृत्त में चाप ही तो हुआ, तो यही आपका चाप है। तो यहां से कोणीय वेग का मान निकल आता है। तो कोणीय वेग को आप लोग यहां से समझ लीजिए। कोणीय वेग को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, और ओमेगा बराबर क्या होता है, करते हैं, कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा करते हैं। और ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा बटे, या डेल्टा एस कुछ भी कर सकते हैं, डेल्टा टी। ठीक, कोणीय वेग का मात्रक क्या होगा, कोणीय वेग का जो मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड होता है, रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक, कैसे पता, क्योंकि कोण का मात्रक क्या होगा, कोण का मात्रक रेडियन होता है और सेकेंड है तो रेडियन प्रति सेकेंड कोणीय वेग का मात्रक हो गया। यहां से आप लोग कोणीय वेग के बारे में समझ गए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बल। बल, बल को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स। और बल का जो सूत्र है वहीं से निकाल लें, या बल को हम लोग
पहले समझ लें। मान लीजिए ये वस्तु है, अब इस वस्तु को हमें ए पॉइंट पर लाना है। किस पॉइंट पर? एक पॉइंट है, यहां तक लाना है। तो इस वस्तु को ए पॉइंट पर लाने के लिए हमने पी वस्तु को क्या दिया? धक्का दिया। तो ये जो धक्का कार्य कर रहा है ए पॉइंट पर लाने के लिए वस्तु को, उसे ही क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। तो परिभाषा लिख लीजिए। बल वह खिंचाव है जिससे वस्तु को विस्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है? विस्थापित किया जाता है, जा सकता है। ठीक। बल को F से प्रदर्शित करते हैं, बल का जो मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। बल के और मात्रक हैं, MKS पद्धति, CGS पद्धति में सबको बताएंगे। थोड़ा आइए बल के प्रकार के बारे में जान लें। बल के प्रकार। अब बल कई प्रकार के हो सकते हैं। आप किसी भी वस्तु को किसी भी कंडीशन से अगर ले जा रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो 100% वहां लगने वाला बल जो धक्का है वही आपका बल है। बल के प्रकार में देखें तो बल के कई प्रकार हैं। कुछ हम उदाहरण में आपको दिखा रहे हैं, जैसे गुरुत्वीय बल। ठीक। दूसरा आपका नाभिकीय बल, नाभिक पर लगने वाला नाभिकीय बल हो गया, नाभिकीय बल। तीसरा आपका आसंजक बल, चौथा आपका ससंजक बल। एक ही अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहा जाता है। भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल कहा जाता है। ससंजक बल। अभिकेंद्री बल, केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहा जाता है। अभिकेंद्री बल। एक होता है अपकेंद्री बल, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहा जाता है। ठीक। गुरुत्व बल, पृथ्वी की जिस पर बल लगाती है उसे कौन सा बल कहा जाता है? गुरुत्व बल। घर्षण बल, घर्षण बल क्या होता है? जब आपको कोई भी वस्तु आगे चल रही है तो उसके पीछे भी, अगर मान लीजिए कोई वस्तु आगे चल रही है तो उसके पीछे भी एक बल कार्य करता है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो ये आपके बल के कुछ प्रकार हुए। इनके बारे में गुरुत्वीय बल जानते हैं। नाभिक के केंद्र में लगने वाले बल को नाभिकीय बल। आसंजक, भिन्न अणुओं के ससंजक, एक ही प्रकार के अणुओं में अभिकेंद्रिक केंद्र की ओर कार्य करने वाले, अपकेंद्रिक केंद्र से बाहर कार्य करने वाले पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्वीय बल और गुरुत्व बल और घर्षण बल। जब आप किसी वस्तु को आगे की ओर धकेलते हैं तो उसे बैलेंस देने के लिए एक उसके विपरीत दिशा में भी बल लगता है, उसी बल को क्या कहा जाता है? घर्षण बल। तो ये आपका हुआ क्या? बल के प्रकार। अब हेडिंग डालें उत्तोलक। उत्तोलक से भी प्रश्न आता है और उत्तोलक बहुत अच्छा होता है। उत्तोलक क्या है? एक प्रकार का मशीन है। क्या है? उत्तोलक एक
सरल मशीन है, बस यही इसकी परिभाषा लिख ली, मशीन है। ठीक। उत्तोलक के प्रकार देखें तो उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3। उत्तोलक के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? एक को हम लोग प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं, प्रथम प्रकार उत्तोलक के उत्तोलक। एक को हम लोग कहेंगे द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। और तीसरे को कहा जाता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो उत्तोलक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक को प्रथम प्रकार कहा जाता है, एक को द्वितीय प्रकार कहा जाता है और एक को तृतीय प्रकार कहा जाता है। जो उत्तोलक है इसमें 3 बातें होती हैं। 3 बातें कौन कौन सी हैं? आपकी जो 3 बातें हैं वो 3 बातें ये हैं कि उत्तोलक में 3 चीज होता है। एक आलंब, दूसरा जो है आयास और तीसरा होता है भार। कितनी चीजें? 3 चीज। कौन कौन? आलंब, भार और आयास। आलंब क्या है? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की क्षण स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। मान लीजिए आपका ये एक उत्तोलक का प्रकार है। अब इसमें आलंब कौन होगा? तो जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर, मान लीजिए यहां पर एक निश्चित पॉइंट होगा जिसके चारों ओर ये पॉइंट होगा, ये आपका क्या है? आलंब है। आलंब किसे कह रहे हैं? जिस बिंदु के चारों ओर, अब इस बिंदु के P बिंदु के चारों ओर, चाहे इधर से ले चलिए चाहे इधर से, चारों ओर अगर जो क्षण घूम रही है स्वतंत्रता पूर्वक, उसे क्या कहा जाता है? आलंब कहा जाता है। क्या कहते हैं? आलंब। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर आपकी क्षण स्वतंत्रता पूर्वक घूमे उसे क्या कहेंगे? आलंब। आयास क्या होता है? आयास अगर उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए जो बल लगता है, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए, को उपयोग में लाने के लिए लगने वाला बल। अब आगे आप लोग लिख लीजिएगा। उत्तोलक जिसके माध्यम से उपयोग में लाता है उसे क्या कहते हैं? आपका आयास। भार क्या है? भार जो बोझ उठाया जाता है वो भार कहलाता है। बोझ उठाया जाता है। ठीक है। तो उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक प्रकार का सरल मशीन है। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन है? प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, और उत्तोलक में क्या होता है? उत्तोलक में 3 चीजें होती हैं। आलंब होता है, आयास होता है, भार होता है। आलंब जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर क्षण घूम रही है, अर्थात बीच वाला पॉइंट, वो आलंब होता है। आयास, उत्तोलक को उपयोग में लाना है तो कुछ न कुछ भार लगाना होगा, वो कौन सा है? आपका आयास कहलाता है। और भार, जो बोझ उत्तोलक उठाता है उसे क्या कहते हैं? आपको भार कहते हैं। अब इसमें जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है उसके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जैसे आपका हो गया
कैंची, सरौता, कैंची हो गया, सरौता द्वितीय प्रकार में जाएगा, सरौता नहीं, कैंची हो गया। कैंची के बाद आपका प्लास, प्लास हो गया। डंडी कौन सी, तराजू वाली। ये सब प्रथम प्रकार के उत्तोलक है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक क्या हैं? इन सब को छोड़ दी, इन सब के बाद जो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है आपका सरौता। नींबू निचोड़ने वाली मशीन, निचोड़ने वाली मशीन, तो ये आपके क्या है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक हैं। और इन दोनों के बाद जो बचे वो आपका हो जाएगा तृतीय प्रकार का उत्तोलक, उत्तोलक। ठीक, तो ये आपके कुछ उत्तोलक के बारे में, ऐसे ही प्रश्न उत्तोलक से बनते हैं, ज्यादा कठिन नहीं बनते। नेक्स्ट चलिए, न्यूटन के गति का, न्यूटन के गति विषयक नियम। और न्यूटन के गति विषयक कितने नियम हैं? न्यूटन के गति विषयक 3 नियम है। गति का जो पहला नियम है का प्रथम नियम, प्रथम नियम इसी को कहा जाता है, और जड़त्व का नियम भी इसी को कहते हैं, जड़त्व का नियम। और जो गति का प्रथम नियम है इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। ये क्या है, क्या बोल रहा है? ये कहता है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, वस्तु गति की अवस्था में है, तो वह गति की ही अवस्था में रहेगा। अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहेगा, गति की अवस्था में रहेगा। अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, तो वह वस्तु विरामावस्था में ही, विरामावस्था में ही रहेगी या रहेगा, रहेगी, रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति ही करती रहेगी, कोई वस्तु विराम है तो विराम ही अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। किसका नियम? गैलीलियो। क्यों गैलीलियो नियम? इसलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम इसको गैलीलियो ने ही कहा, लेकिन गैलीलियो ने वैज्ञानिक भाषा में इस नियम को नहीं बांध पाए। खोज इसकी किसने की? गैलीलियो ने ही की थी, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में न कहने के कारण इसे लोग नहीं कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। क्योंकि न्यूटन ने क्या किया था, डायरेक्ट वैज्ञानिक भाषा में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया पुस्तक में लिख दिया था। ठीक, तो ये न्यूटन के गति विषयक पहला नियम हुआ। अब ये काम कैसे करता है, तो इसके कुछ
उदाहरण देख ले। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई वस्तु, रुकी हुई गाड़ी अचानक चलती है तो पीछे की तरफ देखते होते हैं, झुक जाती है, पीछे की तरफ झुक जाती है। रुकी हुई गाड़ी, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। रुकी हुई गाड़ी अचानक चलती है, तो जो उसमें बैठा होता है, शरीर क्या होता है उसका, पीछे की ओर झुक जाता है। जैसे अब अचानक कोई गाड़ी चल रही है और हम आप देख रहे हैं तो क्या होता है, झुक जाते हैं ना पीछे की तरफ। इसी का चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगा दें, अगर चलती हुई गाड़ी में क्या करें, चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगा दें, गाड़ी में अचानक ब्रेक लगा दें, अचानक ब्रेक लगाने पर हम शरीर क्या होती है, लगाने पर शरीर आगे की ओर झुक जाती है, आगे की ओर झुक जाती है। तो ये किस कारण होता है, जड़त्व के कारण, कि चल रही है तो चलेगी, रुकी है तो रुकेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये है न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया, उसमें इस नियम को कहा था। न्यूटन का जो दूसरा नियम है, न्यूटन का दूसरा नियम, वो क्या कहता है, का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, द्वितीय नियम। न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो नियम कहता है F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। और यहां पर जो F है वो फोर्स है, m क्या है, m आपका द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण। ठीक, अब ये नियम क्या कह रहा है कि जो वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब पाती होती है। इसका जो मतलब है वो ये है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, P, और P क्या है, P आपका संवेग है। चूंकि हमें आप सबको पता है कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है mv, P बराबर mv। और यहां से m बराबर निकाल ले तो क्या होगा, m बराबर होगा P अपान v। तो अगर ये मान m की जगह रख दें तो F बराबर P अपान v इंटू ए, ये भी आपका एक सूत्र है ना। तो यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो बल है, अब यही चीज न्यूटन जी कह रहे हैं, वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन की दर यानी P अनुक्रमानुपाती होता है किसके, F बल के। ठीक, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका उदाहरण, जब आप लोग मैच खेलते हैं तो अगर कोई गेंद, टेनिस की गेंद और क्रिकेट की गेंद, कैच लेना कितना आसान होता है, क्यों, क्योंकि जो बल होता है जब आप कैच लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी ये बॉल है, इस समय ये बॉल एयर में है, किसमें है, हवा में, और ये आपके हैंड हैं। अब बॉल को इसी हाथों में कैच होना है,
तो जैसे ही हम हाथों में कैच लेते हैं, अब गेंद आ रही है और हमने कैच लिया, तो अपने हाथ को थोड़ा पीछे धकेलते हैं, हाथों क्या करते हैं, पीछे कर लेते हैं। क्यों? जिससे गेंद चोट कम पहुंचाए, कहाँ, हाथों में। तो ये होता है इसका न्यूटन के द्वितीय नियम का प्रयोग। चूंकि क्या कह रहा है कि वस्तु का जो संवेग परिवर्तन की दर है वो बल के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात संवेग परिवर्तन जो होगा वो बल की दिशा में होता है। अब अगर आप डायरेक्ट अगर हाथ पीछे न धकेलिए तो देखिए हाथ में कितनी तेज चोट लगती है, लेकिन थोड़ा सा पीछे करते हैं तो क्या हो जाता है, आपका ये हाथ में चोट कम लगती है, और यही संवेग परिवर्तन की दर है। ठीक, तो आप न्यूटन का दूसरा नियम भी पढ़ लिए। अब इसमें एक चीज आया, संवेग। संवेग किसे कहते हैं? तो संवेग P बराबर एम वी। एम क्या है? द्रव्यमान। वी क्या है? वेग। तो इस यहां से परिभाषा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे, संवेग। वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक, इसे P से प्रदर्शित करेंगे और P बराबर क्या होगा, mv। तो ये आपका संवेग। न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहा जाता है। न्यूटन का तृतीय नियम, इसे और क्या कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया नियम ये क्या है, ये कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा, क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, होती है। अब इसका जो उदाहरण है क्या है, बंदूक से निकली हुई गोली। बंदूक से निकली हुई गोली, अब जैसे बंदूक से गोली मारेंगे तो बंदूक क्या है, थोड़ा पीछे धकेलेगी शरीर को। जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट प्रक्षेपण जो है वो भी किसका उदाहरण है, क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित उदाहरण है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने न्यूटन के नियम के बारे में जाना, उत्तोलक के प्रकार के बारे में जाना, आलंब आयास के बारे में जाना, तो कुछ बल के बारे में जाना। जो आज हम लोगों ने पढ़ा कुछ बल के बारे में, गति एवं विराम के बारे में। तो ये चीज आपको अच्छे से पढ़ लेना है, प्रश्न यहीं से बनेंगे जितना हमने बताया है, इसके बाहर से नहीं बनेगा। अभी बल का एक चीज आपको बताना है, क्या, मात्रक। एक तो हमने बता दिया न्यूटन, अब आपको बताना है बल के और कौन कौन से मात्रक हैं। तो हमारा आज का जो प्रश्न है, आज का प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम रोज एक एक प्रश्न आपको देंगे, उससे आपका क्या होगा, तैयारी में 4 चांद लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि प्रश्न को जरूर हल करें, जो तैयारी बल के मात्रक बताएं। मात्रक बताइए, बल के मात्रक
नहीं, बल के सभी मात्रक बताइए। बल के सभी। आज का जो आपका आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है? बल के सभी मात्रक बताइए। जो व्यक्ति बल के अधिक से अधिक मात्रक बताएगा उसका हम लोग कमेंट कल के वीडियो में शुरुआत में ही नाम लेंगे कि इन्होंने सबसे ज्यादा बताया। तो आप लोगों को बल के जितने मात्रक आप जान रहे हैं उसके बारे में बताना है। साथियों, आज यहीं तक, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।